गाइस देखिए यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है लार्जर इन डायमीटर, यानी कि उसका व्यास बहुत चौड़ा होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है 3 भागों में बटी होती है, सीकम, पहला सीकम, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम। देखिए हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल YMI बायोनीट अकेडमी में। तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है फ्री एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने अपना एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा रही हूँ। तो जैसे आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, पहला ड्यूोडेनम, दूसरा जेजुनम और लास्ट का होता है इलियम। तो यहाँ पर जो इलियम होता है, तो गाइज इस फिगर को मैंने NCERT जो बुक होती है उसको पिक्चराइज करके पूरा यहाँ पर मैंने हैंड से बनाया हुआ है। तो गाइज ये देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है इलियम, ये देखिए इलियम होता है। ये जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम होता है। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की कितने पार्ट होते हैं, मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीकम, फिर ये होता है हमारा इस वाले पार्ट को यहाँ तक कोलोन कहते हैं, ये हिस्सा हमारा रेक्टम कहलाता है। यहाँ पर एनल कैनाल होती है और ये पे एनस होता है। तो गाइस ये देखिए, जो हमारा इलियम होता है जो सीकम में आके खुलता है, ये यहाँ पर खुलता है इलियोसिकल वाल्व के थ्रू। तो यहाँ पर जो होता है इलियम और सीकम के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व यहाँ पर। और यहाँ पर इलियोसिकल वाल्व पे आता है और यहीं पे होता है इलियोसिकल ऑरिफिस। यहाँ पर एक छेद होता है, छेद होगा तभी वहाँ पे वाल्व होगा। तो ये गाइस जो सीकम होता है, ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ दूरी पर यहाँ पर आपको अपेंडिक्स दिखेगा, लगभग 20 सेंटीमीटर ये लंबा होगा अपेंडिक्स, जो कि अभी जो है वेस्टिजियल रूडिमेंट्री आप कह सकते हैं। तो ये जो अभी ह्यूमन में ये होता है रूडिमेंट्री होता है, लेकिन जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं जैसे रैबिट हुए, हॉर्स हुए, इनमें ये जो है अपेंडिक्स जो है ये काम करता है। लेकिन जो इन केस ऑफ ह्यूमन ये जो होता है ये वेस्टिजियल होता है। जो अपेंडिक्स होता है गाइस, पहले इसका क्या काम था, ये हमारी एंसेस्ट्री को दिखाता है। तो जो अपेंडिक्स था हमारा, ये जो है पहले हम लोग जो है कच्चा भोजन बिना पका हुआ खा लेते थे। तो जो अपेंडिक्स था उससे सेल्यूलेज नामक एंजाइम, यानी कि जो कच्चा भोजन लेते थे घास वगैरह, तो सेल्यूलोज होती थी, सेल्यूलोज को बचाने के लिए सेल्यूलेज का एंजाइम की जरूरत होती थी, जो कि पहले होती थी जब लोग उस तरह के होते थे। लेकिन अभी ये जो है पूरी तरीके से वेस्टिजियल हो चुकी है, अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। इसी तरह सीकम का भी कोई काम नहीं है, बस थोड़ा बहुत है। सीकम में देखिए इन दोनों को ही जो इन केस ऑफ ह्यूमन रूडिमेंट्री माना गया है, लेकिन हर्बीवोर्स में इसको जो है ये एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके वो कच्चे भोजन को खाते हैं घास वगैरह, तो वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन इसका डाइजेशन नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ अपेंडिक्स की कहानी बता दूं, ये जो होता है कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है इसमें, तो ये अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। तो इन केस ऑफ ह्यूमन में अभी तो कुछ बच्चों में पाई भी नहीं जाती है अपेंडिक्स, लेकिन ये कुछ में पाई जाती है। तो ये हमारी एंसेस्ट्री को दिखाती है, ये वेस्टिजियल इन केस ऑफ ह्यूमन, बट इन केस ऑफ हर्बीवोर्स ये जो है उनमें एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पर हम सीकम को देख रहे हैं गाइस, ये देखिए यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, इशर्शिया कोलाई। तो यहाँ पर जो इशर्शिया कोलाई पाया जाता है, जो इलियम जो होता है, इलियम से जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है गाइस, ये देखिए यहाँ पर एक बल्क बहुत ज्यादा अमाउंट में आता है। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो वेस्ट मटेरियल आता है इसको ये कम्प्लीटली इसको खाना शुरू करते देते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा बल्क आता है, वेस्ट मटेरियल का बल्क आता है। तो जो ये वेस्ट मटेरियल का बल्क आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये सिम्बायोटिक यानी कि एक दूसरे को फायदा होता है। तो ये आ रहा है 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो लगभग आया। तो इसने क्या किया, इसको जल्दी जल्दी इसने खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो सीकम में क्या होगा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इशर्शिया कोलाई है, तो उसके बल को रिड्यूस कर देगा। जब इसके बल को रिड्यूस करेगा गाइस, तो उसका वेट कम हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे सीकम का बस यही काम है, यहाँ पे सिम्बायोटिक, सीकम का अपना कोई काम नहीं है, लेकिन जो होता है हाँ यहाँ पे इशर्शिया कोलाई सिम्बायोटिक तरीके से यहाँ पर रहता है। और जिसके बदले जब ये हमारे जो वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस करता है, तो ये बहुत सारे विटामिन को निकालता है, जैसे B1, B6, B12, अनदर टाइप ऑफ विटामिन ये जो है बनाता है। फिर आप आगे चलेंगे तो ये आपको कोलोन दिख रही है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर आपको एक मस्कुलर बैंड दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर बैंड, जिसे टीनिया कोलाई कहते हैं।
देखिए यहाँ ये वाले बैंड को टीनिया कोलाई कहते हैं। और ये देखिए जो हमारा ये जो कोलोन है, ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसफर कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल जो मसल ये बैंड होती है टीनिया कोलाई, यही जो आगे आगे बढ़ बढ़ के हॉस्ट्रा को बना देती है। हॉस्ट्रा आउट पाउचिंग होती है कोलन यहाँ पर, जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन और आयंस का एब्जॉर्प्शन तेजी से हो। अब यहाँ पे हम आगे आएंगे तो ये ट्रांसफर कोलोन, देखिए असेंडिंग कोलोन यहाँ पे, फिर बाकी बच्चों ये ट्रांसफर कोलोन। ट्रांसफर कोलोन क्या होता है? ट्रांसफर कोलोन उसे कहते हैं जैसे कि बॉडी जो एलिमेंट्री कैनाल होता है तो जो ह्यूमन बॉडी के सेंटर में लटकता रहता है, लेकिन जो ये ट्रांसफर कोलोन है यानी लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसफर कोलोन ही सिर्फ जो है बॉडी से जाके अटैच रहता है, बाकी सारा जो है पूरा सिस्टम वो हैंग करता रहता है, लटकता रहता है ह्यूमन बॉडी में। फिर आप उसके नीचे आएंगे आपको डिसेंडिंग कोलोन मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको सिग्मोइड कोलोन, फिर आप यहाँ पे आएंगे रेक्टम। अच्छा, सबसे ज्यादा पेरिस्टाल्सिस कहाँ पे होती है? फास्टेस्ट पेरिस्टाल्सिस, यानी अगर ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पे इसका बल्क रिड्यूस या ये जो भी बल्क बचा तो ये जो हॉस्ट्रा है इसको फटाफट जो इसका जो इससे ये हॉस्ट्रा बनने इसका जो है एरिया बढ़ जाता है, तो ये जो है इसके बल्क को आगे बढ़ाता रहता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता रहता है। तो फास्टेस्ट पेरिस्टाल्सिस जो होगी, ये परिसंकुचन जो होगा ये हमारा कहाँ पर होगा? ये कोलन में होगा। और लेकिन सबसे कम जो पेरिस्टाल्सिस होगी वो रेक्टम पे होगा, यहाँ पर होगा। रेक्टम में सबसे कम जो है पेरिस्टाल्सिस होगी और इसमें जो है सबसे ज्यादा पेरिस्टाल्सिस होगी। अच्छा, आप नीचे आएंगे तो आपको जो यहाँ पे एनल कैनाल दिखेगा, ये देखिए एनल कैनाल, रेक्टम और एनस को जोड़ने वाला एनल कैनाल होता है। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे रेक्टम के पास जो है यहाँ पे दो तरह के एनल स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है, जो एक यहाँ पे होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर और बाहर की तरफ होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है वो इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है, इनवॉलेंट्री, और एक्सटर्नल जो होती है वॉलेंट्री होती है, ठीक है। अब मेरा जो यहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल आ गया रेक्टम में, फीसेस बन रहा है यहाँ पे, तो ये फीसेस यहाँ पे आ गया, इसको ये यहाँ पर वेस्ट मटेरियल अभी गई है तो यहाँ पर आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, फीसेस को कुछ ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कुछ देर तक होल्ड कर सकती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल। अभी एक्सटर्नल जो है एनल स्फिंक्टर काम कर रहा है तो हम जो है अपने वेस्ट मटेरियल को होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जैसे इंटरनल एनल स्फिंक्टर काम करने लगेगा, ये इनवॉलेंट्री होता है तो जो है फीसेस को पास आउट करना ही होगा। तो यहाँ पर इसका ये काम है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जाता है। फिर एनल कैनाल और एनएस के थ्रू फीसेस आउट हो जाता है। और यहीं पर हम हीमोरॉइड्स को भी पढ़ेंगे, तो चलिए उसको हम आपको एक एक करके बताते चलते हैं। तो ये आपको मैंने एक व्यू तैयार करवा दिया है आपके माइंड में। तो चलिए फर्स्ट सबसे पहले हम यहाँ पर सीकम की स्टडी करते हैं। तो गाइस चलिए यहाँ पर हम सीकम को इलोबरेट करके पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि द लोअर एंड ऑफ द इलियम ओपन एट इलियोसिकल जंक्शन, द इलियोसिकल ओपनिंग इज गार्डेड बाय इलियोसिकल वाल्व। तो ये मैंने अभी आपको पिछले में पढ़ा दिया कि जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है इलियम, और जो ये हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ये देखिए इस तरह ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का वैसे में, तो यहाँ पर जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो यहाँ पर एक इलियोसिकल ऑरिफिस पाया जाता है, यहाँ पे इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है। इसके थ्रू यहाँ पर जो होता है वेस्ट मटेरियल आता है, यानी इलियम से जो होता है वेस्ट मटेरियल आता है सीकम में। वहाँ पर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आप जानते हैं अब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पर आता है और यहाँ पर जो है आके इकट्ठा होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, इलियोसिकल वाल्व होता है जो कि इसको गार्ड करता है, और जहाँ इलियोसिकल वाल्व वहीं पे इलियोसिकल ओरिफिस। अच्छा, ये देखिए इस सीकम इज ए ब्लाइंड सैक। जाहिर सी बात है, एक तरफ से ये जो हमारा ये देखिए, आप इसको देखिए, जो मेरा सीकम है ये ब्लाइंड सैक कैसे हुआ, ये देखिए यहाँ इसकी जो अपेंडिक्स है और यहाँ पे सीकम में खुल रहा है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये आगे की तरफ कोलन जो है एक्सटेंड कर रहा है इस तरह। तो अब इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो ये जाहिर सी बात है जो मेरा सीकम है ये ब्लाइंड सैक है। ब्लाइंड सैक कैसे, एक तो ये इलियम जो आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से पैक, ये पूरी तरह पैक होता है, ये देखिए
ठीक है। और जो है इसमें कहीं मतलब ये कमरे की तरह होता है, यहाँ से आप कहीं जा नहीं सकते, बस यहाँ पे ही सामान इकट्ठा करता है और ये आगे की तरफ भेजता है। तो ये जो होता है, ये जो सीकम होता है, ये ब्लाइंड सैक होता है। अब ये देखिए सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म इकोलाई प्रेजेंट इन सीकम। तो मैंने अभी आपको पिछले स्ट्रक्चर में अच्छे से समझाया कि यहाँ पर जो होते हैं कुछ जो है इस्ट्रिया कोलाई जो होते हैं, जो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पर रहते हैं। और ये जो है जो यहाँ से इलियम का जो मेरा बल्क आता है वेस्ट मटेरियल का, उसको जो है खा खा के रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। और यहाँ पर वो जो है कुछ विटामिन को बनाते हैं, विटामिन B1, B6, B12 एंड अदर विटामिन। तो ये मेनली इस तरह बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल ओरिफिस ए वर्म लाइक स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम द सीकम कॉल्ड वर्मीफोर अपेंडिक्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इलियम है, इलियम पास इलियोसिकल ओरिफिस होता है। यहाँ पर जो है 2 सेंटीमीटर ही नीचे पे आएंगे या 2 थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको एक जो है लिम्फोइड टिश्यू मिलेगा जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि पूरी तरीके से वेस्टिजियल है, जिसकी कहानी मैंने अभी आपको अगले स्ट्रक्चर में बता दी है कि इसका कोई काम नहीं है, रूडिमेंट्री है। कभी कभी इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको जो है सर्जिकल तरीके से इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, आप एक चीज देखिए, जो हमारा ये अपेंडिक्स होता है वो जो है, पहले तो मैंने आपको फिर यहाँ पे एक बार मैं दोहरा देती हूँ कि जो हमारा जो अपेंडिक्स था, तो इसमें जो है ये जो हेर्बीवोर्स होते हैं जो कि वो खाते हैं घास वगैरह, कच्चे भोजन खाते हैं, तो उनमें सेल्यूलोज जो को पचाने के लिए सेल्यूलोज नामक एंजाइम की जरूरत होती है। तो वो जो होता है ये सीकम और जो ये अपेंडिक्स होता है, ये दोनों वेल डेवलप्ड होते हैं हर्बीवोर्स में, जैसे रैबिट है, हॉर्स मेन में। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन, सीकम या इसको सीकम कह रहे हैं, सीकम एंड अपेंडिक्स इसे रूडिमेंट्री ही मानिए, इसका कोई काम नहीं है सिवाय स्टोर करने का। और अपेंडिक्स का ना कोई से कोई एंजाइम वगैरह कुछ भी नहीं निकलता। ह्यूमन के केस में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। और जो है ह्यूमन के केस में अपेंडिक्स और सीकम वेल डेवलप होता ही नॉन वेल डेवलप है, यानी कि कुछ नहीं है। एक तरह से ये रूडिमेंट्री है, वेस्टिजियल है, अवशेष हैं। सीकम और अपेंडिक्स, ज्यादातर बुकों में आपको अपेंडिक्स हाईलाइट करते हैं लेकिन सीकम नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सीकम और अपेंडिक्स दोनों ही जो इन केस ऑफ ह्यूमन नॉट वेल डेवलप्ड एंड वेस्टिजियल आर रूडिमेंट्री। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा जो सीकम से जो वेस्ट मटेरियल है वो अब आगे कोलन की तरफ एक्सटेंड करेगा, तो हम कोलन को पढ़ते हैं। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे कोलन की जो है स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा देखिए कोलन के जो होता है, कोलन तो एक पूरा पार्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए इस तरह ये कोलन होता है। ठीक है, ये सीकम है, सीकम को मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, और ये मेरा जो पूरा ये दिख रहा है आपको ये कोलन है। तो ये जो पार्ट है, ये जो ऊपर चढ़ रहा है सेंडिंग, ये ट्रांसफर देख रहे हैं, ट्रांसफर, और ये डिसेंडिंग कोलन। तो कोलन 3 पार्ट में हो गया, ये सेंडिंग कोलन, ये ट्रांसफर कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन। तो 3 पार्ट ऑफ कोलन हो गया। अच्छा, आप यहाँ पर एक देखेंगे जो कोलन होता है, इट लेंथ इज अबाउट 100 सेंटीमीटर इन लिविंग। जब आप लिविंग एडल्ट यानी कि जब आप किसी एडल्ट को देखेंगे तो जब उसकी जो नॉर्मल जो कोलन क्या होगी 100 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन एंड 150 सेंटीमीटर एंड ऑटोप्सी। लेकिन जब आप किसी मुर्दे की या फिर जो मतलब कि डेड बॉडी है, जब उसका पोस्टमार्टम करेंगे, चीरफाड़ होगी, यानी जो भी उसको ऑपरेट करेंगे, तो जब उसको मुर्दे को पोस्टमार्टम करने पर जो उसकी लेंथ आएगी वो 150 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आफ्टर दैट ये बढ़ जाता है। फास्टेस्ट पेरिस्टालसिस फाउंड इन कोलन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो है कोलन में जो बहुत सारे ये देख रहे हैं, ये आउट पाउचिंग पाई जा रही है, हॉस्ट्रा सैकलाइट ये जो होता है, और बीच में ये क्या होता है, टीनिया कोलाई जो होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर बैंड्स होते हैं, इसमें जो इसकी मसल्स होती है, और यही जो आगे है जो ग्रोथ करके जो हॉस्ट्रा बना देती है। तो जब ये ढेर सारा इस तरह मसल्स, तो इसमें जो है कंट्रैक्शन होता है, फटाफट आगे बढ़ते चला जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे फास्टेस्ट पेरिस्टालसिस कहीं पाया जाता है तो वो आपका पाया जाता है बच्चों कोलन में।
द वॉल ऑफ द कोलन फॉर्म आउट पॉजिंग हॉस्ट्रा बिटवीन द टीनिया। तो ये बहुत ही जो है सिंपल सी है बात है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है वो जो 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल आपस में एक बैंड मतलब बना लेती है, इससे टीनिया कोलाई कहते हैं। और यही जो ये जो टीनिया कोलाई होती है ये आगे जो है एक्सटेंड कर करके ये हॉस्ट्रा को बनाती है। जो सैकलाइक आपको दिख रहा है और पहुंचेगी ये हॉस्ट्रा हो गई। और यहीं से जो है आगे जो है हमारा जो मास जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आगे बढ़ता चला जाता है और यहीं पर वाटर का एब्जॉर्प्शन और आयरन का एब्जॉर्प्शन इसी कोलन में हो जाता है। तो चलिए हम लास्ट पढ़ते हैं रेक्टम। अब हम पढ़ते हैं सबसे लास्ट में रेक्टम। दिस कोलोन देन कंटिन्यूज इन यूनिफॉर्म ट्यूब कॉल्ड रेक्टम। तो जो रेक्टम जो कोलोन होती है आगे कंटिन्यू होती है किसमें, रेक्टम में, जो कि एक यूनिफॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। रेक्टम ओपन इनटू ए स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल कैनाल। रेक्टम जो आगे चल के जो स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी एनल कैनाल में खुलता है। पाइल हेमोराइड लोकल इनलार्जमेंट ऑफ जो है रेक्टल वेन। जो रेक्टल वेन जो होती है लार्ज हो जाती है जो कि हेमोराइड बन जाती है यानी कि पाइल्स बवासीर बोलते हैं इसको हिंदी में। ये भारत की बहुत आम बीमारी है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एनल कैनाल ओपन आउटसाइड बाई एनएस। तो जो एनल कैनाल जो होता है वो अब जो एनएस के थ्रू बाहर की तरफ खुलता है। एनएस इज कंट्रोल बाई एनल स्फिंक्टर। जो एनएस होता है वो एनल स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू जो है वहाँ पर मैंने भी आपको स्ट्रक्चर में बताया है कि उसके थ्रू ये वहाँ पर रेगुलेट होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर जो एनल स्फिंक्टर की कहानी मैं बता दूँ। तो यहाँ पर ये जो आप ये देख रहे हैं ये एनएस है, यहाँ पर जो ये इस तरह यूं, तो एक इस तरह यहाँ पे 2 मसल्स पाई जाती है। जब मेरा वेस्ट मटेरियल जो होता है यहाँ पे रेक्टम में आ जाता है यहाँ से और फिर ये एनल कैनाल के थ्रू यहाँ पर जो है एनल कैनाल के पास ये एनएस जो होता है वो जो इसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर इंटरनल एनल स्फिंक्टर इसको बोलते हैं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर ये मसल होती है स्फिंक्टर। और ये जो होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है। तो देखिए बच्चों ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर ये मसल्स होती है और ये यहाँ पे होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है वो इनवॉलेंट्री होती है और एक्सटर्नल जो होता है वॉलेंट्री होता है। जब मेरा वेस्ट मटेरियल यहाँ पर आएगा कुछ देर के लिए वो जो है होल्ड किया जाएगा। रेक्टम में कुछ देर तक होल्ड कर सकते हैं लेकिन कुछ देर के बाद जब वो और हो जाएगा तो यानी कि जब इंटरनल एनल मसल एक्टिवेट हो जाएगी, इनवॉलेंट्री मसल होती है, तो आपको फीसेस को पास आउट करना पड़ेगा। तो जो है ये हमारा अब रेक्टम कंप्लीट होता है और पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में इतना ही क्वेश्चन है। फीसेस है वो आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बताया जाएगा कि जो है फीसेस का कलर येलो क्यों होता है, इसमें स्टर्कोबिलिन पाया जाता है, या फिर फीसेस का कलर येलो से ब्राउन क्यों हो जाता है या तो ये पूरा आपको इसमें बताया जाएगा। लेकिन फीसेस का एनसीईआरटी कोई ज़्यादा बोलता नहीं है तो मैं आपको लास्ट में इसको बता दूंगी। तो गाइस आपको मेरा ये टॉपिक कैसा है, अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। प्लीज़ डू सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग।